Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 22nd December of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई वहाँ से कर सकते हैं। ये इस लोगो है, इस लोगो के साथ आप क्वेश्चन आर 247 टाइप करके भी इस लोगो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, या आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगी क्या कहते हैं लिंक, उसको भी क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में और यहाँ एक ज्वाइन ऑप्शन आता है। ज्वाइन ऑप्शन आता है, आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड या जो प्रीलिम्स आपके आने वाले उनसे रिलेटेड, वो भी आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ आपको किसी पेपर की आंसर की चाहिए, आपने कोई पेपर दिया हो रिसेंटली, या आप उसका एनालिसिस चाहते हो, या आपको उनकी आंसर की चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन बता दें और कमेंट सेक्शन में आप पेपर का नाम और किस ईयर किस डेट में हुआ है वो पेपर, वो अब आप बता दें तो आपको उसकी आंसर की भी प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आज द हिंदू के सबसे टॉप पे आया वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस, कि ये आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ पॉइंट ऑफ करंट अफेयर के पॉइंट से, क्योंकि ये क्या कहते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेट कंजक्शन क्या होता है। तो ग्रेट कंजक्शन होता है, स्काई वॉचर्स ने कई सालों बाद इसे क्या कहते हैं विटनेस किया, इस रेयर मूवमेंट को। वाइब्रेंट स्केल, जब ये टू जाइंट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न मिले हो, ट्रेवल्ड अक्रॉस टुगेदर इन द स्काई, की स्काई में दोनों एक साथ दिखे हो, तो इस इवेंट को कहा जाता है ग्रेट कंजक्शन। इसे ग्रेट कंजक्शन भी कहा जाता है और क्रिसमस स्टार भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं आप ये याद रखिएगा, ग्रेट कंजक्शन और क्रिसमस स्टार किसे कहते हैं, जब जुपिटर और सैटर्न एक साथ स्काई में दिखे हो। ये हर 60 साल में होता है, 60 ईयर्स में होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है हिंदू का, द हिंदू का ये जो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑकरेंस काफ़ी अच्छा है। पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। कि जुपिटर और सैटर्न आए हैं 367 ईयर्स ऑन मंडे, कि 367 ईयर्स के बाद आए ये लोग एक साथ। तो वाइल द कंजक्शन हैपन्स एवरी 20 ईयर्स, द ग्रेट कंजक्शन ऑन डिसम्बर 20 वॉज द क्लोजेस्ट ऑब्जर्वर सिंस 1226, कि होता ये कंजक्शन है 20 साल में, हर साल है कि हर 20 साल में होता है, लेकिन ये 1226 के बाद अब इतना क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन इसका देखा गया है कि होता हर 20 साल में, लेकिन इस बार कहते रिकॉग्निजेबल था कि देख सकते थे। इसमें ये भी दिखाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रेट कंजक्शन की जो फोटो ली गई है आफ्टर 367, ये जुपिटर सैटर्न दोनों दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में है क्या कहते हैं ऑफ जुपिटर, लेफ्ट एंड सैटर्न आफ्टर, क्या कहते हैं कि जुपिटर सैटर्न है। ये प्लैनेट सेपरेट किए गए 1/10 ऑफ अ डिग्री में थे। ऑन मंडे दे अपीयर्ड सो क्लोज दैट द पिंकी फिंगर एट आर्म्स लेंथ कवर्ड बोथ प्लैनेट्स इन द स्काई, कि काफ़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन था इन लोगों का। और दोनों की डिस्टेंस लगभग 730 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन वो बहुत कम डिस्टेंस दूर हम लोग के प्लैनेट से दिखती है। तो कहते हैं काफ़ी बड़ी किलोमीटर है, लेकिन वो इतने क्लोज थे, इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन था, दोनों इतने क्लोज थे कि दोनों को एक फिंगर में ही काउंट किया जा सकता था। December 21 also happened to be the winter solstice in the northern hemisphere, making it another rare coincidence कि इसे winter solstice भी था आज कल December 21 को। Their next such super close pairing set to take on March 15, 2080, कि अब ये ऑब्जर्वेशन जो है जुपिटर सैटर्न का, ये अब 15 मार्च 2080 में देखा जा पाएगा। इन 1610 इटालियन एस्ट्रोनॉमर जो थे गैलीलियो गैली, उन्होंने डिस्कवर किया था 4 मून्स ऑफ जुपिटर को, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो को। अब ये भी याद रखिएगा, ये 4 मून्स कभी पूछ लेता है कि ऑप्शन देखिए इनमें से कौन से मून्स हैं जुपिटर का, तो लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इन द सेम ईयर ही ऑल्सो डिस्कवर द रिंग सराउंडिंग द सैटर्न, कि उसी साल 1610 में ही गैलीलियो गैली ने रिंग्स जो थी हैं सैटर्न की, जो जैसे सैटर्न है तो ये रिंग्स जो है उनकी, तो उनको भी उसी साल ही ऑब्जर्व किया था। 13 ईयर्स लेटर 1623 द ग्रेट कंजक्शन वॉज ऑब्जर्व, कि 1623 को पहला द ग्रेट कंजक्शन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व, की उस वक्त सबसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया था। कि लेकिन उसके बाद ये अब हुआ है, तो काफ़ी टाइम हो गया है जो अब कहते हैं इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन इसका देखा गया हो। और इस बार का बहुत ही क्लोज था, इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन था कि आराम से देखा जा सकता था।
तो क्या कहते हैं, यह पॉइंट जो हम लोग ने मार्क किए वो आप याद रखिएगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, हाउस पैनल मूव्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। इसमें कहा गया है कि एक होलिस्टिक पब्लिक हेल्थ एक्ट इज नीडेड। इट सेज कि जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर, जिसके हेड है कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू को, जिसमें कहा गया है कि एक कॉम्प्रेसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट की जरूरत है इस वक्त। जिसमें बात की गई है कि एक सुटेबल लीगल प्रोविजंस हो चेक और कंट्रोल करने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो काम करते हैं जिस वक्त, जैसे हमने देखा कि पैंडेमिक के समय, और इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग है मेडिसिन की, उसको रोकने के लिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक पब्लिक हेल्थ एक्ट की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। तो इसमें यही बात की गई। तो पैनल का सजेशंस क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं पैनल के सजेशंस को। किसमें कहा गया है, एक हैव रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन ऑल हॉस्पिटल की, एक रेगुलर की होनी चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें। क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है मेक कोविड-19 ट्रीटमेंट कैशलेस फॉर ऑल पीपल हु हैव इंश्योरेंस कवरेज की, सबको कैशलेस क्या कहते हैं ट्रीटमेंट मिले जिनके पास इंश्योरेंस कवरेज हो कोविड-19 का। इसमें ये भी लिखा है फॉर्म अ सेपरेट विंग इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल दैट विल स्पेशलाइज की, एक सेपरेट विंग बनाना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो स्पेशलाइज कर सके पैंडेमिक जैसी इंसिडेंट को कंट्रोल करने में। इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल की, एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे लाना और एड्रेस करना लोगों की प्रॉब्लम, जैसे फार्मर्स की, नॉन कोऑपरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो लोन्स लेना चाहते हैं। इंश्योर स्टेट डिलीवर ड्राई राशंस की, ड्राई राशंस अलाउंस जो चिल्ड्रन को हो मिड डे मील जैसे पैंडेमिक के समय, इन सबको भी देखना इस पैनल का सजेशन था कि ये पब्लिक हेल्थ एक्ट पूरा ये वर्क करे। तो ये था पब्लिक हेल्थ एक्ट के बारे में। ये पैनल क्या कहते हैं, ये जो कमिटी है उसने इस रिपोर्ट को भेजा है चेयरमैन को। अब देखना है क्या एक्शन लेता है, इस तरह का एक्ट आता है कि नहीं आता है, अब आगे दिनों में पता चली जाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती, मार्केट्स प्लंज ऑन न्यूज़ ऑफ म्यूटेंट वायरस। किसमें कहा गया है वर्स्ट सिंगल डे फॉल इन 7 मंथ्स। किसमें बात की गई है कि जो अभी हमने देखा कि यूके में फिर से एक नया तरह का एक टाइप ऑफ जो कोरोना वायरस है उसका ही एक वेरिएंट फॉर्म हुआ है और उसके कारण स्प्रेड उसका बढ़ रहा है। तो इसके कारण सब जो क्या कहते हैं बाकी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी लोगों ने तो फ्लाइट्स वहाँ से बंद कर दी, वहाँ के लोगों को आना अलाउड बंद कर दिया, और इंडिया ने भी कल बंद कर दी है। तो इसके बाद देखा जा रहा है कि काफ़ी डिक्रीज हुआ है और रूपी डिक्लाइन किया है 2 वीक लो में एट 73.79 एट यू अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो काफ़ी दिक्कत हुई है, शेयर मार्केट, टॉपिडो मार्केट्स, सारी मार्केट्स काफ़ी डाउन हुई है। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, नो फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम यूके टिल December 31, कि December 31 तक यूके से, यूनाइटेड किंगडम से कोई फ्लाइट ना जा सकती है ना आ सकती है, ऐसा क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने मंडे को बैन कर दी सारी फ्लाइट्स को मिडनाइट से ही। और जो देखा गया है क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट वहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड वहाँ पे बढ़ रहा है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में मैक्सिममली, जो जिसके कारण वहाँ पे सारी फ्लाइट्स पूरे यूके से ही फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सस्पेंशन ऑफ आईबीसी एक्सटेंडेड टिल March 21, किसमें बात की गई है वीवे वॉज टू एंड ऑन December 25 डिसीजन टू हेल्प बिजनेस कोप विद डिफिकल्टीज, कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया जो बिजनेस कोप कर सके डिफिकल्टीज जो हो रही हैं इस पैंडेमिक के कारण, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं आईबीसी होता क्या है, इंडोर सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये होता क्या है, ये एक्सटेंड हुआ है March 21, तो कि होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। आईबीसी एक्ट इनैक्ट किया गया था 2016 में, रिप्लेसिंग अ होस्ट ऑफ लॉस विद द एम टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फील्ड बिजनेस, कि जो फील्ड बिजनेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इसे ऐसा किया गया था। ये क्या कहते हैं, कोर्स स्टिपुलेट्स का था रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ स्टैम्प्स कंपनी जो कंप्लीट किया हो जिसने 270 दिन, तो उनके लिए ऊपर ये वर्क करता है। इवेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक ट्रस्ट कब अप्लाई किया जाता है, इन मार्च दिस ईयर द गवर्नमेंट रेज द थ्रेशोल्ड फॉर इन्वोकिंग इंसॉल्वेंसी, कि ₹1 करोड़ फ्रॉम ₹1 लाख विद अ व्यू टू प्रिवेंट ट्रिगरिंग ऑफ सच प्रोसीडिंग, कि इस तरह की प्रोसीडिंग्स को ट्रिगर करने के लिए ये ऐसा किया गया कि 1 करोड़ से 1 लाख तक के। द कोड क्रिएट्स वेरियस इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, की कोड क्रिएट करता है वेरियस इंस्टीट्यूशन जो फैसिलिटेट कर सके रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आती है, सिसोदिया गिव्स 230 फोन्स टू स्टूडेंट्स। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है लोगों का, लोगों को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। क्या कहते हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं वहाँ के दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उन्होंने स्मार्टफोन कहा था कि लोग क्या कहते हैं डोनेट करें स्मार्टफोन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नीड में हैं, जो क्या कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन मैक्सिममली चल रहा है, तो जिनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड हो सके, तो लोगों ने 230 फ़ोन डोनेट किए, स्मार्टफोन्स वो भी। तो काफ़ी क्या कहते हैं अच्छा इनिशिएटिव है, और क्या कहते हैं एक लोगों का मोटिव भी क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसा सुन के कि लोग स्मार्टफोन भी डोनेट कर रहे हैं, और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो नीड में स्टूडेंट्स वो पढ़ सके, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह लोगों को हर जगह सोचना चाहिए। तो ये 230 फ़ोन है वो सर्वोदया कोएड सेकेंडरी विद्यालय जो रोहिणी में पड़ता है, उनके बच्चों को दिया जाएगा। 9 to 12 जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण हैम्पर हो रही जिनकी एजुकेशन, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हर क्या कहते हैं हर जगह गवर्नमेंट को ऐसे एक्शन लेने होंगे, इस तरह के स्टेप्स बनाएं जिससे लोग जिनके पास ऐसे ही पड़े फ़ोन वो डोनेट कर सके, और जिन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिन बच्चों के लिए, उनको तक पहुंच सके। तो वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा। और एक क्या कहते हैं जो हम इस क्या कहते हैं पैंडेमिक में जो कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत हैम्पर की है, हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरह से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, आईटी दिल्ली का जो प्लान बेस्ड मॉक एग अवार्ड था, उसने अवार्ड जीता है। जो प्लान बेस्ड मॉक एग था, आईटी दिल्ली का जो प्रोजेक्ट था उनका, वो बूस्टर कर रहा था न्यूट्रिशंस ऑफ वेजिटेरियंस को, जो वेगन्स होते हैं उनके। तो इसमें वही बात की गई है कि आईटी दिल्ली का जो प्रोजेक्ट था उसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्राइज़ जीता है। जो क्या कहते हैं प्लांट बेस्ड मॉक एग जो इनोवेशन था, काफ़ी इनोवेटिव आइडिया भी था और काफ़ी इनोवेटिव भी था। तो उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है इनोवेट फॉर एसडीजी। तो उसका जो प्राइज़ मनी है वो $5,000 है। तो ये प्राइज़ मनी उन लोग ने जीता है। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फर्स्ट प्राइज़ आईटी दिल्ली प्लांट बेस्ड मॉक एग ने जीता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, फर्स्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर विजिटर्स इन मेघालय। कि पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया गया है जो विजिटर्स है मेघालय उनके लिए। ये एक फैसिलेशन सेंटर हो सकता है ओपन बाय डिप्टी सीएम। क्या कहते हैं इसे पहली बार बनाया गया है किसी भी स्टेट के लिए, जो इनॉग्रेट किया गया मेघालय में एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पेस्टोन टेंजुंग के द्वारा, जो उम्बलिंग में है, रिभोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा ये एंट्री एग्जिट पॉइंट, जहाँ से लोग आए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ के लोग मांग भी कर रहे थे कि इनर लाइन परमिट के लिए, क्या है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं स्टेट्स में वो ना आ पाए। तो हम लोग देख लेते हैं इनर लाइन परमिट होता क्या है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट ये एक डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट और स्टे इन अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द आईलिप सिस्टम। की किसी स्टेट में जो नॉन नेटिव्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना आईएलपी सिस्टम के द्वारा। एट प्रेजेंट 4 ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कवर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, जहाँ पे आईएलपी जरूरी है। बोथ ड्यूरेशन स्टे एंड एरियाज allowed to be assessed for only non-native are determined by the ILP। की ILP की ज़रूरत पड़ती है। इसकी हिस्ट्री क्या है कि इनर लाइन परमिट ये एक्सटेंशन है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का, जो ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किया था इस रेगुलेशन को, जो ये रेस्ट्रिक्शन है उसको। ये दिस वॉज टर्न टू प्रोटेक्ट द क्राउन इंटरेस्ट, की क्राउन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। 1950 में इसको द टर्म ब्रिटिश सब्जेक्ट और रिप्लेस विद सिटीजन्स ऑफ इंडिया से, जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया से रिप्लेस किया गया कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। टुडे ऑल जो नॉन नेटिव्स रिक्वायर द परमिट, की जितने भी नॉन नेटिव्स होते हैं सबको इसकी परमिट जरूरी होती है। तो इसकी नीड क्या है आईएलपी की, इनर लाइन परमिट की, इसको देख लेते हैं। इसकी नीड इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स और जो इंक्रोचमेंट्स है आउटसाइडर्स के द्वारा उसको रोकने के लिए, ये इसकी नीड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से जो मेघालय में भी एक्शन लिया गया एंट्री एग्जिट पॉइंट का, वो एक तरह से इनर लाइन परमिट के ही रूप में है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है, नेपाल इन टर्मोइल। किसमें बात की गई, जैसे हमने देखा जो केपी ओली वहाँ के पीएम थे, उन्होंने अपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात की। उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने भी इसे अप्रूव किया है और कहा है कि इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। मिस्टर ओली का मानना है कि जो उनकी हुज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका मानना है कि जो उन्होंने कंबाइन करके दूसरी पार्टी के साथ मर्ज किया था, उसके कारण
वो एक्शन एक फ्रीली वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनको दबाव में लेना पड़ रहा है, और कुछ एक्शंस जो हैं कई ऑर्डिनेंस है वो लोग अमेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि री इलेक्शन हो, इसको डिसॉल्व करके वो री इलेक्शन को फेस करेंगे, और अगर इन मेजॉरिटी आते हैं तो वो अकेले ही गवर्नमेंट बनाएंगे। तो क्या कहते हैं, इसमें इस कारण से उन्होंने ये डिसॉल्व करने की बात की गई है। हमने कल भी बात की थी। इसमें बताया गया है कि इसमें एक एट लास्ट कहा गया है सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस, कि ये क्या सीरियसनेस है इसकी, कि स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि कभी भी स्प्लिट होती कोई भी पार्टी तो रूल आउट नहीं कर पाती है। जैसे हमने देखा कि इसके कारण नेपाल पुश बैक हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है वहाँ पे, कई मल्टीपल चैलेंजेस हो गए, स्लोइंग इकोनॉमी होगी, कोरोना वायरस क्राइसिस तो चल ही रहा है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी रिस्क हो सकती है एनरेबलिंग द पार्टी को फाउंडेड, की जो पार्टी उन्होंने को फाउंड की थी उस पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, पावर रिस्क हो सकते हैं, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। वही इस एडिटोरियल में बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है वायरस वेरिएंट। इसमें बात की गई है कि जो जैसे हमने देखा, जो यूरोपियन कंट्रीज है, नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने यूके से जितनी भी फ्लाइट्स है सबको रोक दिया है। और जैसे हमने देखा कि इंडिया ने भी फ्लाइट्स जितने भी एक्सेप्शंस हैं यूके के लिए दिसंबर 31 तक चालू कर दिए, क्योंकि स्प्रेड ना हो पाए इंडिया में फिर से जो नया वेरिएंट आया वायरस का, जिसको रोकने के लिए। वेरिएंट जो है ये VUI 2020, इसे उस दिन के नाम से डाला गया, द फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, की पहला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस वेरिएंट का दिसंबर 2020 से। हैज़ 23 म्यूटेशन इन ऑल, कि 23 म्यूटेशन इसमें है, तो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन है इसमें। ये देखा जा सकता है जो सिंगल म्यूटेशन है N501Y हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी, कि यही जो सिंगल म्यूटेशन N501Y है यही सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ाता है, जिसके कारण ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो उसमें ये बात की गई है कि पहले देखा गया था नवंबर 2020 में इस वेरिएंट को देखा गया था, और ये धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीजिंग जो कोविड-19 केसेस यूके में बढ़ रहे हैं, वो इसके कारण ही फिर से बढ़ रहे हैं। तो इसमें यही बात की गई है। एट लास्ट इसमें कहा गया है कि हमें सारे एक्शन लेने होंगे, वहाँ की गवर्नमेंट को भी एक्शन लेने होंगे, जिससे भी कोविड-19 जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोक सके, और एट लास्ट जितने भी एक्शंस हों वो ऐसे लें कि बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड ना हो, कि सिर्फ अपनी कंट्रीज़ को सही कर लिया और फ्लाइट शुरू हो गई थी वहाँ स्प्रेड हो गया, तो इस तरह रोकना होगा कि बाकी कंट्रीज़ में स्प्रेड ना हो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो है वो बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज़, की सुपर हॉर्नेट जो फाइटर जेट है उसको टेस्ट किया जा रहा है नेवी यूज़ के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं मैरीलैंड यूएसए में, और वो सक्सेसफुल भी है, ऐसा बोइंग का क्या बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं यूज़ हो सकता है, क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी है यूएस का, और एक तरह से फाइटर जेट सुपर हॉर्नेट काफ़ी इम्प्रूवाइज्ड क्या कहते हैं फाइटर जेट है, जिसके कारण काफ़ी पावरफुल इनकी नेवी हो सकती है, यूएस नेवी। तो इसमें ये न्यू बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है NHRC सीक्स रिपोर्ट ऑन विच क्राफ्ट इन ओडिशा। इसमें इंपॉर्टेंट आता है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको अलग से देख लेते हैं। NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसे फिर 2006 में अमेंड भी किया गया। अभी इसने सिल्वर जुबली अपनी मनाई 25 साल 12 अक्टूबर 2018 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये एक तरह से वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री का, देखता है कि जितनी भी राइट्स हैं लाइफ से रिलेटेड, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की, उन राइट्स को देखता है, और देखता है कि अगर वो कहीं पे इन्फोर्सबल है कोर्ट्स के द्वारा तो उन पर भी एक्शन लिया जाता है, और कहीं देखता है कि कहीं हैम्पर नहीं तो नहीं किया जा रहा, कहीं डैमेज तो नहीं हो रही किसी की राइट, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। तो NHRC यही बॉडी है जो देखती है, एक एज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री के रूप में वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है यूज़र वांट्स मोबाइल टू बी 5G रेडी। ऐसा CMR स्टडी का मानना है कि लोग इंडिया के लोगों को मानना है कि अब 5G रेडी बिल्कुल फ़ोन आने चाहिए। कहा गया इसमें कि प्रीमियम स्मार्टफोन यूज़र 83% इन इंडिया, जस्ट बिहाइंड द बैटरी लाइफ 84%, और स्मार्टफोन ब्रांड इमेजरी 84%। ऐसा मानना है कि कहते हैं अब 5G फ़ोन रेडी हो जाने चाहिए नेटवर्क आने से पहले 5G, जिसके कारण जैसे ही नेटवर्क आए तो वैसे लोग यूज़ कर सकें, ऐसा CMR स्टडी में फाउंड हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या एक्शन आता है इस स्टडी में फाउंड हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे टू ऑल। थैंक यू।